हेलो एवरीवन। मैं एडवोकेट अनिल कुमार दुबे आप लोगों का विधि गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्लेस ऑफ सुइंग के संबंध में धारा 18, धारा 19 तथा धारा 20 का अध्ययन करेंगे। धारा 18 एक कहता है जहां पर यह अनिश्चित हो, जहां पर यह अनसर्टेन हो कि अचल संपत्ति दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, तब ऐसे न्यायालयों में से कोई भी न्यायालय उस वाद को इंटरटेन कर सकता है, ग्रहण कर सकता है और उसको निपटाने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है ऐसी अनसर्टेनिटी के संबंध में, ऐसी अनिश्चितता के संबंध में न्यायालय के समक्ष एलिगेशन किया गया हो, अभिकथन किया गया हो, और ऐसे जो एलिज्ड अनसर्टेनिटी है उसके संबंध में न्यायालय के पास सेटिस्फाइड होने के लिए पर्याप्त ग्राउंड हो। जो अभिकथित अनिश्चितता है उसके संबंध में न्यायालय के पास सेटिस्फाइड होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त आधार हो, तब न्यायालय एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा कि क्षेत्राधिकार को लेकर अनसर्टेनिटी बन रही है, अनिश्चितता बन रही है। परंतु इस जो कोर्ट वाद को इंटरटेन करता है उसके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, अर्थात उसके पास पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन और वाद की प्रकृति को देखते हुए अन्य प्रकार के जुरिडिक्शन होने चाहिए। आप तो समझ होंगे, जब जहां पर यह निश्चित हो कि अनसर्टेन हो कि अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय के जुरिडिक्शन की लोकल लिमिट्स के अंतर्गत स्थित है, सचुएट है, तो ऐसे न्यायालयों में से कोई भी न्यायालय उस वाद को इंटरटेन कर सकता है और उसको डिस्पोज करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक हो ऐसी अनसर्टेनिटी के संबंध में एलिगेशन न्यायालय के समक्ष किया गया हो और जो एलिज्ड अनसर्टेनिटी है उसके संबंध में सेटिस्फाइड होने के लिए न्यायालय के पास पर्याप्त ग्राउंड हो, तब न्यायालय के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, जिसमें कि यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा कि क्षेत्राधिकार को लेकर, न्यायालय के जुरिडिक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी बन रही है। परंतु कोई न्यायालय तभी वाद को इंटरटेन करेगा जब उस वाद को डिस्पोज करने के लिए वह कंपिटेंट हो, सक्षम हो, अर्थात उसके पास पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन तथा दूसरे प्रकार की अधिकारिता हो। धारा 18(2) यह कहता है, धारा 18 की धारा 2, जहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता और अपीलेट कोर्ट या रीजनल कोर्ट के समक्ष या ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि ऐसा डिक्री आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया है जिसके पास अधिकारिता नहीं, जो अधिकारिता से रहित है, तब अपीलेट कोर्ट या रीजनल कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को डिनाई कर सकता है। लेकिन वह डिनाई तब नहीं करेगा जब उसकी राय में यह हो कि जो रीजनेबल, जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड नहीं था और उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता हुई, फेल्योर ऑफ जस्टिस हुई है, तो ऑब्जेक्शन को अलाउ कर सकता है। जहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता, अपीलेट कोर्ट या रीजनल कोर्ट के समक्ष ऑब्जेक्शन उठाया जाता है यह कि ऐसा डिक्री या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया है जिसके पास अधिकारिता नहीं था, तो ऐसा रीजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को अलाउ कर सकता है यदि ऐसे अपीलेट कोर्ट या रीजनल कोर्ट की राय में ऐसी अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेन क्षेत्राधिकार के संबंध में थी, उसको लेकर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था कि वो अनसर्टेन है और उसके परिणाम स्वरूप उस न्याय की निष्फलता हुई, फेल्योर ऑफ जस्टिस हुई है, तब वह
वह ऐसे ऑब्जेक्शन को अलाउ कर सकता है, अन्यथा अलाउ नहीं करेगा। धारा 19 कहता है शरीर या चल संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए कंपनसेशन के लिए वाद। यह वादी के विकल्प पर है, या तो उस न्यायालय में वाद दाखिल करे जिसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर शरीर या मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति के प्रति रांग किया गया है, दोष किया गया है, दोषपूर्ण कार्य किया गया है, या ऐसे न्यायालय में कंपनसेशन के लिए वाद दाखिल कर सकता है जिस न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वॉलंटरली और एक्चुअली में निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। अब स्पष्ट है कि शरीर या चल संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर के लिए वाद, कंपनसेशन के लिए वाद वादी के विकल्प पर है। वह या तो ऐसे न्यायालय में दाखिल कर सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत, जिसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर वह दोषपूर्ण कार्य व रांग किया गया है शरीर या चल संपत्ति के प्रति, या ऐसे न्यायालय में दाखिल कर सकता है जिसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी स्वेच्छा से और वास्तव में निवास करता है, कारोबार करता है या पर्सनली वर्क करता है कुछ गेन करने के लिए। जैसे ये दिल्ली का निवासी है और वह एक डिफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है कोलकाता में बी के बारे में। ये दिल्ली के निवासी है, बी के बारे में एक डिफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है बी के बारे में कलकत्ता में। तब अब बी के प्रतिष्ठा को क्षत पहुंची होगी तो अपनी जो उसके कंपनसेशन के लिए वाद, या तो वह जहां ए निवास करता है मतलब अर्थात दिल्ली में वाद ला सकता है, या कोलकाता में वाद ला सकता है जहां की डिफामेटरी स्टेटमेंट का पब्लिकेशन हुआ, मानहान करने वाले कथन का जहां पब्लिकेशन हुआ, जहां प्रकाशन हुआ, अर्थात कोलकाता में भी वाद दाखिल कर सकता है कंपनसेशन के लिए या जहां ए निवास करता था दिल्ली में वाद दाखिल कर सकता है, बी या तो कोलकाता में कंपनसेशन के लिए वाद दाखिल कर सकता है या दिल्ली में वाद दाखिल कर सकता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। ए जो दिल्ली का निवासी है वह आगरा में बी को पीटता है, तो बी या तो आगरा में कंपनसेशन के लिए वाद ला सकेगा जहां पर वह दोषपूर्ण कार्य किया गया, या दिल्ली में वाद ला सकेगा जहां ए निवास करता है। अब हम धारा 20 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 20 से कहता है कि ऐसा वाद जो धारा न 16 में आता हो, न 17 में आता हो, न 18 में आता हो, न 19 में आता हो, वह धारा 20 में आता है। तो यहाँ भी वादी के विकल्प पर है, या तो वाद उस न्यायालय में दाखिल कर सकता है जिसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर काज ऑफ एक्शन होली या पार्ट के रूप में उत्पन्न होता है, मतलब अंशतः या पूर्णतः जहां काज ऑफ एक्शन पैदा होता है वहां दाखिल कर सकता है। उस न्यायालय के अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर दाखिल कर सकता है, या जहां प्रतिवादी वॉलंटरली और एक्चुअली में निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। जहां एक से एक अधिक प्रतिवादी वो विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर स्वेच्छा से और वास्तव में निवास करते हैं या कारोबार करते हैं या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करते हैं, तब वादी ऐसे प्रतिवादियों में से किसी भी प्रतिवादी के निवास स्थान पर या कारोबार के स्थान पर या ऐसे स्थान पर जहां अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है
वह वाद दाखिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इसके लिए न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो, न्यायालय की परमिशन ले ली गई हो, अथवा जो नॉन रेजिडेंट जो प्रतिवादी हैं वह उस वाद को दाखिल करने के लिए सहमत हो गए। जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं और विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करते हैं, तो वादी उन प्रतिवादियों में से किसी भी के निवास स्थान या कारोबार के स्थान या जहां स्वयं अभिलाभ के लिए स्वयं काम करते हैं उस स्थान पर वाद दाखिल कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो गया। वाद दो जगह दाखिल किया जा सकता है, ये वादी के विकल्प पर है। या तो जहां काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ या जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए स्वयं काम करता है। जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो उन प्रतिवादियों से किसी प्रतिवादी के निवास स्थान पर या कारोबार के स्थान पर या जहां लाभ के लिए स्वयं काम करते हैं उस स्थान पर वाद दाखिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो, अथवा जो नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट है वह उसके लिए सहमत हो गए हो। अब इसके लिए हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे ये दिल्ली में रिजाइड करता है, निवास करता है, बी आगरा में निवास करता है, दोनों बनारस में मिलते हैं, वाराणसी में मिलते हैं। ए बी को 2000 रुपये उधार देता है और बी को ऋण के भुगतान के ए बी को 2000 रुपये उधार देता है और बी ए को एक प्रामिजरी नोट देता है उस ऋण के भुगतान के लिए। अब यहाँ बी 2000 रुपये जो उधार देता है उसको वसूलने के लिए बात कहा जा सकेगा। चूंकि दोनों वाराणसी में मिले थे, बी वहीं पर 2000 रुपये धन उधार 2000 रुपये का धन उधार दिया गया था। ऐसी स्थिति में काज ऑफ एक्शन वहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह एक विकल्प पर है। वह वाद चाहे तो बनारस में ले दे या जहां बी निवास करता है अर्थात आगरा में ले सकता है, या तो बनारस में जहां वाद हेतु अर्थात काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है या जहां बी निवास करता है वहां ले सकता है। अब हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। ए शिमला का निवासी है, बी कोलकाता का निवासी है, सी दिल्ली का निवासी है। ए बी और सी वाराणसी में मिलते हैं। बी ए की मांग पर, ए की डिमांड पर बी और सी जो है एक प्रामिजरी नोट जो है ए को डिलीवर करते हैं, ए को देते हैं या बनारस में देते हैं। बी सी संयुक्त रूप से एक प्रामिजरी नोट ए को देते हैं। तो बी और सी वाद कहाँ ला सकेंगे? बी और सी पर वाद कहाँ लाया जाता है? ये द्वारा जो है बी और सी पर वाद या तो जहां काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ था बनारस में, वाराणसी में लाया जा सकता है, या जहां बी या सी निवास करते हैं। बी कोलकाता में निवास करता है अर्थात चाहे तो कलकत्ता में वाद लाया जा सकता है, या सी जो दिल्ली में निवास करता है वहां वाद लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि यदि मान लीजिए कलकत्ता में वाद लाया जाता है, बनारस में जहां काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ वहां वाद लाया गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर जहां प्रतिवादी निवास करते हैं, दोनों प्रतिवादी जहां निवास करते हैं उनमें से किसी एक जगह पर वाद लाया जाता है, मान लीजिए बी कलकत्ता में निवास करता है और उस पर वाद वहां लाया जाता है, तो सी जो दिल्ली में निवास करता है वह उससे ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि वह
वह कोलकाता में नहीं रहता है, वह कोलकाता में नहीं रहता है, वह वहाँ के लिए नॉन रेजिडेंट है। तो ऐसी स्थिति में वाद कोलकाता में तभी लाया जा सकता है जब या तो बी या तो सी उससे सहमत हो या न्यायालय की अनुमति मिल जाए, न्यायालय की परमिशन मिल जाए। इस प्रकार स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को इस उदाहरण द्वारा। ये जो है इलस्ट्रेशन है जो कि धारा 20 में दिया गया है, इसको आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। अब इसकी जो ये धारा 20 है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, एप्लीकेबिलिटी उसकी प्रयोज्यता क्या है, इसके बारे में हम कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे कोई संविदा की गई है तो अब यह स्पष्ट करना या क्लियर करना है कि काज ऑफ एक्शन कहाँ उत्पन्न हुआ। जब संविदा वो भंग हो जाती है उसके आधार पर वाद लाया जाता है तो कहाँ पर लाया जा सकता है, कहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर दो जगह काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होगा, जहाँ पर संविदा की गई, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया और जहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहाँ संविदा भंग हुई, अर्थात तो दोनों में से कई जहाँ पर वाद लाया जा सकता है। मालिक और अपकर्ता के बीच वाद है, मतलब कोई एजेंसी से संबंध में वाद है, तो जहाँ एजेंसी की संविदा की जाती है वहाँ वाद हेतु उत्पन्न होता है, वहाँ काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। या जहाँ एजेंट द्वारा अकाउंट दिया जाता है, अर्थात लेखा जोखा जहाँ दिया जाता है वहाँ भी काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। या जहाँ धन का भुगतान किया जाता है, अर्थात तीनों जगह उसमें से जहाँ एजेंसी की संविदा की जाती है, जहाँ एजेंट द्वारा लेखा जोखा दिया जाता है, या जहाँ धन का भुगतान किया जाता है, तीनों जगह काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। तीनों जगह में से किसी भी जगह पर उससे संबंध में, एजेंसी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वाद लाया जा सकता है। पार्टनरशिप के बाद में, पार्टनरशिप से भागीदारी से संबंधित वाद में, भागीदारी के विघटन के लिए मान लीजिए वाद है तो काज ऑफ एक्शन कहाँ का उत्पन्न हुआ, उस स्थान पर वाद लाया जा सकेगा जहां पर जो है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया गया, अथवा उस स्थान पर जहां भागीदारी का कारोबार किया गया, जहां कारोबार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है वहां पर, या जहां पर ये भागीदारी का, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया गया। उन दोनों में से कहीं पर भी वाद लाया सकता है कि दोनों, क्योंकि दोनों जगह काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का वाद दाखिल करना हो तो ऐसे न्यायालय के अधिकारता के स्थानीय सीमाओं के भीतर दाखिल किया जाता है जहां पति पत्नी निवास करते हैं। इस प्रकार कुछ उदाहरणों द्वारा उसकी प्रयोज्यता क्या है, उसका व्यवहारिक, धारा 20 का व्यवहारिक कार्य क्या है, धारा 20 का व्यवहारिक उदाहरण जो है ये अभी आपको दे दिया गया, और रजिस्ट्रेशन जो धारा 20 में दिया गया है उसका भी आप अध्ययन करेंगे। ये कई बार प्रीलिमिनरी या मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ये अगर बहुत ही सावधानी से आप पढ़ेंगे तो इसको कर ले जाएंगे, बहुत ही आसान है आपके लिए। थोड़ी सी असावधानी आपकी घटी तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, इसलिए इस पर सावधान रहना है। जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।